विधायक थे और उसमें भी कांग्रेस की एक महिला विधायक का होना अपने आप में ये बताता है कि ये मामला जितना सीधा राव इंद्रजीत बता रहे उतना सीधा नहीं है, क्योंकि रात्रि भोज के जरिए एक नई खोज शायद करना चाहते हैं। बदलाव को लेकर चर्चा है तो उनको लग रहा है कि अभी सही मौका है। और कांग्रेस पार्टी में भी अगर हम देखें तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया था, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब एक साथ नजर आए तो वहां पर भी सब कुछ ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा था। तो उसी का उन्होंने कहा है कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्र का पड़ाव जो है वो 75 वर्ष पार कर चुका है और अब मैं दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि किसी के दबाव में मैं नहीं रहूंगा। दबाव की राजनीति मैंने पहले भी नहीं की, आज भी नहीं कर रहा हूं और आगे भी नहीं करूंगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सुखद नहीं। हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी के पास एक बार फिर से एक बड़ा मौका आ गया है कि राव इंद्रजीत सिंह के सहारे भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दी जा सके, भारतीय जनता पार्टी को ललकारा जा सके। जिस विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव से पहले आपने जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय दलों का सहारा छोड़ा, हाथ छोड़ा, जहां अति आत्मविश्वास दिखाते हुए आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ एक डिनर का आयोजन तो किया, लेकिन डिनर के दौरान क्या चर्चा हुई, क्या सरकार के खिलाफ चर्चा हुई, क्या सरकार को हटाने की चर्चा हुई, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाते हुए राव इंद्रजीत सिंह को अपने पाले में खींचने का काम कर सकती है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से अपनी गलतियों को भुलाते हुए राव इंद्रजीत सिंह को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा सकते हैं? राव इंद्रजीत सिंह ने जो साफ कह दिया है कि डिनर का आयोजन किया गया था उनकी बेटी आरती राव के आवास पर, वो मामूली एक पार्टी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने ही समर्थकों को बुलाया गया था, अपने लोगों को बुलाया गया था इस डिनर पार्टी में। लेकिन इसके बाद राजनीतिक लिहाज से कई सवाल उठे कि राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों को शामिल क्यों नहीं किया, या पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्यों न्योता नहीं दिया। आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में आखिरकार ऐसी क्या चर्चा की कि अब सरकार पर नौबत आ चुकी है कि क्या गाज गिरकर रहेगी, जहां 6 विधायक मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं अपनी वफादारी पेश करने की। क्या यही संकेत है कि हरियाणा में बड़ा कुछ होने वाला है और राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात का संकेत डिनर पार्टी के जरिए दे दिया है? और इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास मौका है और क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए कदम बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं? इसी से जुड़े हुए सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह जो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में कई बार ऐसे आयोजन किए गए हैं और हम ऐसे ही निमंत्रण भेजते हैं और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े भी हैं, कांग्रेस में रहे तब भी और भारतीय जनता पार्टी में आए तब भी, लेकिन इस बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत ने जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर अब सफाई दी है, वो सफाई किसी को भी हजम नहीं हो पा रही। खासकर बीजेपी के जो नेता हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में एक बात कही कि अगर उनको बुलाना ही था तो सिर्फ उनके 12-13 विधायक ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी ही उनके साथ है या वो पार्टी के साथ है। ऐसे में अगर इस तरह का कोई भव्य आयोजन जो घर लेने को लेकर था या कोई और वजह से था, अगर इस तरह का वो कोई इवेंट या कोई आयोजन कर भी रहे थे तो उसमें अगर सबको बुलाते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। ऐसे में जो बीजेपी के कह सकते विधायक थे और साथ में जो अहिरवाल जो बेल्ट है उसके जो विधायक थे और उसमें भी कांग्रेस की एक महिला विधायक का होना अपने आप में ये बताता है कि ये मामला जितना सीधा राव इंद्रजीत बता रहे उतना सीधा नहीं है, क्योंकि रात्रि भोज के जरिए एक नई खोज शायद करना चाहते हैं सत्ता की। और यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं बड़े कह सकते हैं कि मजबूत नेताओं में शुमार होते हैं, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राव इंद्रजीत ने जिस तरह से ये जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी जाहिर होती है। और साथ में कांग्रेसी महिला जो विधायक है उनका वहां पर होना ये बताता है कि क्या कोई सत्ता में कोई जो है अब बड़ी सहनवारी हो सकती है, क्या सत्ता अब बीजेपी के हाथों से जा सकती है, क्योंकि यही खेल बीजेपी ने बारंबार पूरे देश के अंदर किया है। तो क्या बीजेपी को इसका शिकार होना पड़ेगा, ये अब सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नाज़मीन, क्योंकि राव इंद्रजीत की नाराजगी नायब सिंह सैनी को लेकर पहले भी आ चुकी है सामने और बीते दिनों
भी इस बात को लेकर चर्चा उठी कि दोनों के बीच जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ते। अब यहाँ पर जो रात्रि भोज का जिक्र हो गया जिसमें 12-13 विधायक जो शामिल हुए हैं, अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर चलिए आप इस तरह का भोज कर भी रहे थे या इस तरह की पार्टी हो भी रही थी तो उसमें अगर बीजेपी के और ज़्यादा विधायक शामिल होते तो शायद ये बात उठती नहीं। ऐसे में 13-14 विधायक जब हरियाणा चुनाव बीजेपी जीती थी तब भी यही बात आपने देखा, उस समय भी यही 12-13 विधायक थे जो राव इंद्रजीत के आवास पर लगातार जा रहे थे, मिल रहे थे। उस समय भी ये कहा गया और खुद राव इंद्रजीत ने ये बात कही कि लगातार तीसरी बार अगर बीजेपी सरकार में अगर आई है तो उसमें अहिरवाल जो बेल्ट है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनने की अब बारी आती है तो क्यों ना इस बेल्ट से मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि वो अपना नाम कहने के सामने लेकर आना चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद ये चर्चा जरूर नाज़मीन हरियाणा के अंदर छिड़ गई है कि राव इंद्रजीत शायद मुख्यमंत्री बनने की लालसा जो अपने मन में रखे बैठे थे अब तक उसको बाहर निकालना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनसे बड़ा लीडर बीजेपी के लिए फिलहाल हरियाणा के अंदर दूसरा कोई नहीं है। बिल्कुल, राव इंद्रजीत सिंह ने जरूर कहा था कि अहिरवाल बेल्ट से कोई मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए, लेकिन चुना नहीं गया और न्याप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल उनके विधायकों के साथ उन और विधायकों के भी जुड़ जाते हैं जो ये कहते हैं कि डिनर था, मामूली सी बात है, मुख्यमंत्री भी रखते तो हम जाते बुलाते तो। लेकिन इस मामूली सी बात के साथ साथ जो हरियाणा में परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, उनका खुले तौर पर ये कहना कि इस डिनर में अगर राव इंद्रजीत सिंह उन्हें बुलाते तो वो भी जरूर जाते। तो क्या वो राव इंद्रजीत का समर्थन कर रहे हैं? क्या वो खुद चाहते हैं कि न्याप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए? तो ये भी एक सवाल है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। दीपक, क्या लगता है इस सवाल को लेकर कि क्या अनिल विज का अचानक से राव इंद्रजीत का समर्थन करना क्या दर्शाता है? देखिए, अनिल विज एक सीनियर नेता हैं और जिस तरीके की उनकी राजनीतिक इच्छाएं रही वह किसी से नहीं छुपी और अब लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर वह चलाना चाहते हैं और उन पर कोई आरोप ना लगे, क्योंकि उनको लगा कि राव इंद्रजीत सिंह अगर कोई बड़ा खेला करने वाले हैं तो अनिल विज अकेले पड़े हुए हैं, उनको विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे सिचुएशन में विधायक ही सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जिक्र करें। जब आपके पास विधायकों की ताकत होती है तो आप कहीं ना कहीं सरकार हिलाने के लिए आप आगे जा सकते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन अनिल विज को अभी तक वो समर्थन नहीं मिला है। तो ऐसे में समझना ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं अनिल विज को लगा कि अगर राव इंद्रजीत सिंह जो 11 विधायकों के साथ ये भोज कार्यक्रम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि अपने विधायकों के साथ घुलो मिलो, अपना कुनबा बढ़ाओ, लोगों से बातचीत और बढ़ाओ, तो हमने यहाँ पर अगर डिनर पार्टी कर ली तो क्या गलत किया, इसको डिप्लोमेसी का नाम क्यों दिया जा रहा है। लेकिन अनिल विज को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर शुरुआत में उनके साथ जुड़ लिया जाए, क्योंकि सरकार अभी नहीं बनी है, कहा जाए तो अक्टूबर में 2024 के नतीजे आए थे तो तभी सरकार बनी और अभी नायब सैनी सरकार कुछ ऐसे फैसले ली है जिसकी वजह से सियासी सवाल खड़े हैं और अभी कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा है। तो उनको लग रहा है कि अभी सही मौका है। और कांग्रेस पार्टी में भी अगर हम देखें तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया था, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब एक साथ नजर आए तो वहां पर भी सब कुछ ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा था, तो उसी का फायदा अनिल विज उठाना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एकजुटता इसको इस नजरिए से नहीं देखें, क्योंकि अगर अनिल विज को राव जी का समर्थन करना होता तो शायद अभी नहीं, पहले ही कर दिए होते चुनाव से पहले, ताकि राव इंद्रजीत को सीएम पद की दावेदारी के लिए मजबूत दावेदार बनाते। लेकिन खुद भी मुख्यमंत्री दावेदारी के लिए अपना नाम आगे कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये तक कह दिया था कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी, तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन पहली बात तो बीजेपी नेताओं को ये कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि उनकी सरकार तीसरी बार आ सकती है, इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार को लेकर किसी के मन में गलत धारणा बने, क्योंकि अभी 4 साल से अधिक का कार्यकाल बचा है और नायब सैनी नए मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री चाहे कह लीजिए, उतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। और ये बात खुद राव साहब ने कही है कि सैनी सरकार में मनोहर के यानी कि मनोहर लाल खट्टर के बाबुओं की ही चलती है। तो ये दिखा रहा है कि सैनी सरकार में अगर कुछ अभी सही करना है तो खेला शुरुआत में कर सकते हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर गिरा दी थी, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी खेल करने की आशंका थी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर का बार बार जिक्र हो रहा है, खुद राव इंद्रजीत सिंह भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बेशक न्याप सिंह सैनी हैं, लेकिन अंदर खाने से सरकार चलाने का काम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ी दुश्मनी है और क्या ये संकेत है कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ होने के साथ साथ
पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना है और इसी के जरिए रात्रि भोज यानी कि डिनर का आयोजन किया गया था। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, मनोहर लाल खट्टर पर हमला राव इंद्रजीत सिंह का, क्या लगता है ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि अब उनके जरिए बीजेपी छोड़ी जाए? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह पर अभी तक मनोहर लाल खट्टर अपना सियासी प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। दोनों के बीच लड़ाई ये है कि कौन बड़ा नेता है और दिल्ली में किसकी ज्यादा ताकत है। तो दिल्ली में देखा जाए तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से देखा जाए, बीजेपी संगठन की पृष्ठभूमि से देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर की ज्यादा ताकत है। लेकिन यदि वोट के लिहाज से देखा जाए, पॉलिटिकल जो रीच है, पॉलिटिकल जो एक तरीके की डिप्लोमेसी है, उसके आधार पर देखा जाए तो फिर राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव को याद कीजिए नाज़मीन, 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में, और उस दौरान मनोहर लाल खट्टर के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जीटी बेल्ट में विशेष तौर पर देखा जाए तो अम्बाला की सीट हारे, करनाल से जीतते, फिर उसके बाद सोनीपत हारे, उधर जो बागड़ बेल्ट है वहां पर हिसार की लोकसभा सीट हारे, भिवानी महेंद्रगढ़ जीती बीजेपी, गुड़गांव जीती और फरीदाबाद जीती। तो ये तीनों बेल्ट, ये सीटें जो है ये अहिरवाल के क्षेत्र की आती हैं। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। और जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि आज भी जो नायब सिंह सैनी का कार्यालय है यानी कि सीएम ऑफिस है और मुख्यमंत्री के नजदीक जो लोग हैं उनमें मनोहर लाल खट्टर के करीबी ज्यादा हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दिल्ली से ही चलाई जा रही है, मनोहर लाल खट्टर के इशारों पर ही चल रही है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत सिंह के करीबियों के टिकट कटवाने में कामयाब नहीं हो पाए, अहिरवाल की राजनीति में वो अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं हो पाए, और राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये सबसे बड़ी जीत रही, क्योंकि यदि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के चहेते लोगों को टिकट दिया जाता तो फिर दक्षिणी हरियाणा में इनका सियासी प्रभाव खत्म हो सकता था। अब आपने बात की आगे आने वाले वक्त में इनकी रणनीति क्या रहेगी, तो रणनीति तो साफ तौर पर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरी उम्र जो है 75 साल को क्रॉस कर चुकी है, अब मुझे किसी से कोई ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। क्या तो ऐसे में इसी वजह से हो रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अब कह रहे हैं कि खुलकर सामने आना ही पड़ेगा? हाँ, जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्र का पड़ाव जो है वो 75 वर्ष पार कर चुका है और अब मैं दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि किसी के दबाव में मैं नहीं रहूंगा। दबाव की राजनीति मैंने पहले भी नहीं की, आज भी नहीं कर रहा हूं और आगे भी नहीं करूंगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सुखद नहीं है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आने वाले वक्त में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और जैसा दीपक ने जिक्र किया कि यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के साथ खेल खेला था, कहीं वो खेल राव इंद्रजीत सिंह ना खेल दे, क्योंकि जो उन्होंने पार्टी बुलाई, जो डिनर बुलाया, उसमें अहिरवाल को छोड़कर किसी भी बड़े नेता को, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, किसी को इनवाइट नहीं किया, ना ही किसी के साथ उन्होंने वहां पर चंडीगढ़ में कोई बातचीत की। रणबीर गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मण यादव के साथ मैंने चाय पी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और लक्ष्मण यादव के बीच कुछ चल रहा है। और ये लक्ष्मण यादव जो हैं ये कोसली से विधायक हैं और राव इंद्रजीत सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं नाज़मीन, इसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अपना सियासी रुतबा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो आर पार की लड़ाई का होगा, दबाव की राजनीति वो सहन नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने तमाम जो उद्धव ठाकरे के विधायक थे उनके साथ मिलकर गुजरात के एक होटल में जो रणनीति बनाई थी, अगली सुबह मुख्यमंत्री बदल जाता है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में, जिसका एक नाम डिनर दे दिया गया, यानी कि रात के समय में डिनर का आयोजन किया गया और बंद कमरे में विधायकों के साथ क्या चर्चा हुई इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है कि मामूली सी बात है, डिनर का आयोजन किया गया है, विधायक पहुंचे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे तो मायने निकाले जा रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह का उम्र का पड़ाव और विधायकों का समर्थन क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा, और क्या अब वाकई कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मौका हरियाणा में है कि राव इंद्रजीत सिंह के सहारे सत्ता में वापसी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।